हेलो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। बस्तियां, मानवीय पर्यावरण का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर मानव रहते हैं तो वो अपने आसपास जो है अ, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या, जैसे बस्तियों में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस प्रकार के परिवहन का यूज करते हैं, एक दूसरे से संवाद के लिए संचार का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आयाम के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। जो प्रारंभिक मानव था उसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए या आवास चाहिए, तो वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था? प्रकृति पर। लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, तो उसने क्या किया, बाद में धीरे धीरे करके कृषि स्टार्ट की, जिससे क्या है, वो जो है खाद्य पदार्थों का क्या करने लगा? उत्पादन। फिर रहने के लिए घर भी बना लिए उसने, और यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। यातायात का कैसे, कि पहिए की खोज कर ली उसने, तो उसके बाद में उसने यातायात से रिलेटेड वाहनों को बनाया। संचार के लिए धीरे धीरे उसने जैसे पक्षियों का यूज किया, कबूतर वगैरह, पर उसके बाद में जो है डाक किया, डाकघर का यूज करने लगा। ठीक, ऐसे और आगे विकसित करने लगा। ठीक है, इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अनुकूल बनाया। तो जहाँ पर वो रहता है तो उसको कैसा बनाया? अनुकूल। वहां रहते हुए उसे क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आरामदायक जीवन को उसने बनाया। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया है? बस्तियां। बस्तियां क्या होती हैं? बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों या गुफाओं में निवास करते थे। तो बस्तियां क्या होती है? जहां पर व्यक्ति अपना घर बना लेता है, वही क्या कहलाता है? बस्तियां। ठीक है, और पहले के जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे? वृक्षों में, गुफाओं में। जब उन्होंने फसलें उगाना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया? एक घर बनाया स्थायी रूप से। क्यों? क्योंकि अगर फसल की देखभाल करनी है तो वहीं रहना पड़ेगा, तो उन्होंने एक स्थायी घर बनाया। ठीक है, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। नदी के पास में क्यों हुआ? क्योंकि जैसे घर ये बन गया आपका नदी के पास में। अब नदी के पास में जैसे घर है, तो उससे फायदा क्या होगा? उसे खेती करनी है मानव को, तो मानव को खेती करना है तो यहाँ पर क्या, नदी से पानी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि ऐसे मानव को खुद पानी पीने के लिए चाहिए, तो वो नदी पास में ही है इसलिए मिल जाएगा। भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना है तो जहाँ पर नदी होगी वहां पे जानवर भी आते होंगे, तो इसलिए आराम से वो क्या है, भोजन के लिए जानवर का शिकार भी कर सकता है। ठीक है, और जो खेती के लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, तो नदियों के पास में कैसी मिट्टी होती है? अच्छी होती है, उपजाऊ। तो इसलिए क्या है, स्टार्टिंग में जितनी भी बस्तियां बसाई गई, तो कहाँ पर बसाई गई थी? आपकी जो है नदियों के किनारे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे है। और आपकी मिस्र की सभ्यता है, नील नदी के किनारे है। मेसोपोटामिया है तो वो टिग्रिस नदी के किनारे है। चीन की सभ्यता है तो वो यांगू नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इसी में, बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। स्थायी बस्तियां कैसी होती हैं? स्थायी बस्तियां जो है इस प्रकार की बस्तियां होती हैं जहाँ पर घर बनाया है और परमानेंट वहाँ पर रहा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि उस घर को फिर 2 महीने बाद छोड़ के फिर दूसरी जगह रहने लगो। ठीक, और अस्थायी बस्तियां क्या होती हैं? जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो लोहे का काम वाले, जो लोपीटा बोलते हैं जिनको, वो लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक जगह पे घर बना लिया झोपड़ी सी, और कुछ समय तक वहां पर रहेंगे, 3 3 महीने 1 साल तक रहेंगे। फिर उसके बाद में उस घर को हटाकर फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह पर रहने लगते हैं घर बनाकर। तो उन्होंने जो बस्तियां बना रहे हैं इस प्रकार से, तो वो क्या है? अस्थायी। ठीक, अब ये अस्थायी बस्तियां क्यों बनाई जाती हैं? जैसे किसी को आकेट कर रहा है, या फिर है ना संग्रहण, स्थानांतरित या कृषि, तो ऋतु प्रवास होते हैं ये ऋतु प्रवास। ये वाले किस प्रकार से, कि जैसे किसी क्षेत्र में जानवर जब तक मिल रहे हैं, जब तक वो बस्तियां बनाकर वहां पर रह रहे हैं। जैसे ही जानवर नहीं मिलेंगे तो वो वहां से हट जाएंगे। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, लेकिन आज के टाइम पर क्या है
कि जो बस्तियां वो कैसी हैं, स्थायी ज़्यादा होती हैं, अस्थायी अब बहुत कम देखने को मिलती है। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो जो स्थायी बस्तियां उसमें लोग क्या करते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि अब जैसे जो बस्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कैसे? एक होती है ग्रामीण और एक होती है शहरी बस्तियां। ठीक। गांव ग्रामीण बस्ती होती है। गांव जो होते हैं वो कौन सी बस्ती होती है, ग्रामीण बस्ती। ठीक है। जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। कृषि मतलब वही फसल, मत्स्य मछलियों से पकड़ने वाला, वानिकी मतलब कि जैसे कि आपके अलग अलग पेड़ पौधे उगाए जाते हैं जिनसे कि फल फ्रूट या फिर आपके फूल वगैरह प्राप्त होते हैं। दस्तकारी मतलब जैसे कि कोई चीज़ बना रहे हैं, आपका पोट वगैरह बना दिया या फिर कपड़ा बना दिया, इस तरीके से पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है। ये सब काम कहाँ पर करते हैं, गाँव में। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन मीन्स क्या होता है कि घर कैसे होंगे, बिल्कुल पास पास में। अब इस चित्र में देखोगे तो इसमें जो घर बने हुए हैं वो कैसे बहुत पास पास में बने हुए हैं, इसे बोलते हैं सघन बस्ती। और प्रकीर्ण बस्ती कैसी होती है कि एक घर यहाँ बना है तो दूसरा घर आप देखोगे तो कितना दूर बना है। ठीक है। तीसरा घर और दूर बना है। इस प्रकार से दूर दूर घर होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रकीर्ण बस्ती। तो गांव में दोनों तरह की बस्तियां हो सकती हैं, प्रकीर्ण भी हो सकती हैं और सघन भी हो सकती हैं। ठीक। सघन बस्तियों में घर पास पास होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी, कौन सी वाली, प्रकीर्ण बस्तियां, ये कहाँ पर होती है, मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में या अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में घर पास पास में बनाना मुश्किल है। घने जंगल होंगे तो घने जंगल में क्या होगा, एक घर यहाँ बना होगा तो दूसरा घर थोड़ा दूर बना होगा। ठीक है। फिर है अति विषम जलवायु। अब जहाँ की जलवायु क्या है, रहने के लायक सही ना हो तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे ही नहीं। ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो घर भी कैसे बनेंगे, दूर दूर बन जाएंगे आपके। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर घर कैसे बनाए जाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल। कैसे? जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, अत्यधिक बारिश, तो वहाँ पर जो है घर कैसे बनाए जाते हैं, उनकी छत कैसी होती है, इसी प्रकार से ढलान वाली। क्यों? क्योंकि जिससे पानी बरसे तो वो क्या आराम से नीचे गिर जाए बहकर। ठीक। तो ये होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर उसके बाद में जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, मतलब क्या, नीचे क्या पानी भर जाता है, तो वहां पर कैसे घर बनाए जाते हैं, वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर आप देखोगे इस चित्र में, तो ये जो है पहली मंजिल, यहाँ से जो आपके ये यहाँ पर है कमरे, और यहाँ पर क्या है कि नीचे बस केवल बांस लगे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। यहाँ पर तो क्या है, जैसे पानी बरसा तो जम भर गया तो भरा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर कहाँ पर है आपका, ऊपर की साइड में, इस तरीके से। ठीक है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। जहाँ पर गर्म जलवायु है वहाँ पर जो है घर कैसे बनाए जाते हैं, मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस फूस की बनी होती है। छतें किसकी बनी होती है, फूस की। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है गाँव में। ठीक है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय बस्तियों में क्या होता है कि जिनको नगर बोला जाता है वो छोटे होते हैं। ठीक है। और जिनको शहर बोला जाता है वो क्या होते हैं, नगर से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है। ज़्यादा घर कहाँ पर होंगे, शहरों में, और जहाँ पर थोड़े घरों की संख्या कम होती है उसे क्या बोला जाता है, नगर। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। नगरीय जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य कैसे, जैसे कोई मशीन बना रहे हैं। व्यापार मतलब कि किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, कोई सामान को यहाँ से वहाँ ले जाकर बेचना। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कैसे, जैसे कि डॉक्टर या कोई टीचर का काम कर रहा है, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में दिया है, ये तो था आपका बस्तियों से रिलेटेड। और उसके बाद में दिया टॉपिक नेक्स्ट, परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। मतलब क्या है कि परिवहन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना।
परिवहन का मतलब लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी क्या होता है, परिवहन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अब एक मिनट रुको, पहले इससे पहले ये टॉपिक और पढ़ लेते हैं जो कि आपकी बस्तियों में थे। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव कहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर बस्तियां बनती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बसाव। आदर्श बसाव स्थान चयन के लिए प्रकृति दशाएं। अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, अनुकूल। जल की उपलब्धता होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए वहाँ। उपयुक्त भूमि मतलब क्या है, घर बनाने के लिए सपाट जगह हो और खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन हो, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है। ये तो क्या है, बसाव के लिए किसी जगह पर कोई व्यक्ति क्यों रहेगा उसके लिए दिया हुआ है। हम नेक्स्ट एक और टॉपिक दिया था इसे में, बस्तियों में ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो वो मौसम के अकॉर्डिंग आते जाते रहते हैं। जैसे क्या है, जैसे ये पशुपालन वाले व्यक्ति हैं, तो जिन क्षेत्रों में क्या है पेड़ पौधे होंगे तो बस घासें होंगी, उनको चराने के लिए ये उस जगह पर जाएंगे। अब गर्मियों में तो क्या होता है कि पादप की संख्या कम हो जाती है, तो उस जगह पर ये रहेंगे ही नहीं। ठीक है। तो ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ऋतु के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं ये लोग। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका परिवहन। तो परिवहन क्या होता है कि एक जगह से व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये क्या कहलाता है, आपका परिवहन। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था, क्योंकि उनके पास क्या था, स्टार्टिंग में तो क्या है कि परिवहन के लिए कोई साधन ही नहीं था, व्यक्ति पैदल ही जाता था। लेकिन उसके बाद में पहिए की खोज हुई तो उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी वगैरह बनाई। लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब क्या है कि पहिए की खोज के बाद में और ज़्यादा सहूलियत हो गई है, उससे क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक। लेकिन फिर भी जैसे पहिए की खोज के बाद में इलेक्ट्रिक वाहन है, डीजल वाहन है, पेट्रोल वाहन है, ये भले ही बन गए हो, लेकिन आज भी क्या है, आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं, पशुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा देश है तो यहाँ पर भी आज के टाइम पे भी गधे का यूज़ करते हैं। गधे का सामान लाद देते हैं उस पर, जैसे ईंटें लाद देते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह गधा ले जाता है। खच्चर भी यही काम करते हैं। बैल है तो बैल को बैलगाड़ियों में यूज़ में लेते हैं। ऊँट है तो ऊँट रेगिस्तान में चलता है। अब रेगिस्तान में तो हर कोई गाड़ी तो चल नहीं सकती है, तो क्या किया जाता है, ऊँट की सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को या लोगों को लाया ले जाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से क्या है आपका, ये थोड़ा गलत लिखा है, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका आएगा। दक्षिण अमेरिका, अमेरिका लिख दूँ मैं, अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। याक आपने देखा होगा किस तरीके का होता है टीवी वगैरह में, कि याक एक तरीके से घोड़े की तरह ही होता है। और उसके बाल कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े। और तिब्बत में एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के उपयोग में होता है उसका। इसी तरीके से एक लामा जानवर होता है दक्षिणी अमेरिका में, उसका उपयोग भी जो है साधन के रूप में किया जाता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत में पहुंचने में महीने लग जाते थे। पहले क्या होता था कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो उसे बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है। तो वो अब आज के टाइम पर क्या है कि वो कुछ ही टाइम में आ सकता है, जैसे कि हवाई जहाज के थ्रू वो हो सकता है कि कुछ घंटों में ही आ जाए। ठीक। अब जो परिवहन होते हैं, तो परिवहन के लिए क्या है कि चार मुख्य साधन होते हैं, एक सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। सबसे पहले दिया है आपका सड़क मार्ग। सड़क मार्ग किस लिए यूज में किया जाता है कि कम दूरी की डिस्टेंस को कवर करने के लिए सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। ठीक है।
सड़कें किस प्रकार की होती हैं? एक पक्की सड़क होती है और एक कच्ची सड़क। पक्की इस तरीके से और कच्ची ये सड़क दी है, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मैदानी क्षेत्र में क्या सड़कें बनाना आसान है? क्यों? क्योंकि मैदान में जो जगह होती है वो कैसी होती है? सपाट। सड़क आराम से बना सकते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे या मरुस्थलीय भागों में देखोगे, वहाँ पे सड़क बनाना क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या आज के टाइम पर भी सड़कें बनाई जा रही हैं। हिमालय पर्वत पर हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, ठीक है। भूमिगत सड़कें भी बनती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? भूमिगत मार्ग या सबवे, ठीक है। फ्लाईओवर बनते हैं। फ्लाईओवर कैसे बनते हैं कि जो नीचे तो है ही है, लेकिन ऊपर से सड़क निकल जाती है जैसे, और नीचे लोग आ जा भी रहे हैं या बाजार लग रहा है, तो जो ऊपर से सड़क निकल गई उसे क्या बोलते हैं? फ्लाई ओवर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिया है? भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं, ठीक। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। एक्सप्रेस वे जो भारत में बनाए जा रहे हैं वो क्या है? अभी नए नए बन रहे हैं। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। एक स्वर्ण चतुर्भुजीय योजना है जिसमें क्या किया जा रहा है? भारत की जो 4 प्रमुख सिटी हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दिया आपका रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चों में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कम समय में रेल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, जबकि सड़क मार्ग से क्या है? थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था? वाष्प का इंजन के थ्रू रेल चलती थी, फिर धीरे धीरे डीजल और विद्युत के इंजन आ गए, उसके द्वारा क्या हो गया? ट्रेनें चलने लगी और वाष्प इंजन क्या हो गई? बंद हो गए। इसके बाद में क्या? सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। कुछ गाड़ियां कैसी चलने लगी हैं? सुपर फास्ट। उससे क्या हो गया? रेल मार्ग और तेजी से कार्य करता है, ठीक है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जल व्यापक रूप से फैला है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैदान कैसे होते हैं? सपाट। तो वहां पर आसानी से जो है रेल पटरियां बिछाई जा सकती हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, ठीक है। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे तो एक जायंग से लहासा, लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी, और जायंग क्या है? एक चीन का एक शहर है, के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, ठीक है। जिसका सबसे ऊंचा बिंदु, मतलब कि ये एक ऐसे पॉइंट से भी गुजरती है जहाँ पर रेल मार्ग की ऊंचाई हो जाती है 5072 मीटर, ठीक। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है और यह एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा, और विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? रूस का रेल मार्ग, ठीक। नेक्स्ट दिया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन जो कि कहाँ से कहाँ तक है? जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से इस तरीके से ये रेल मार्ग यहाँ पर ये व्लादिवोस्तोक है, प्रशांत महासागर पे, यहाँ तक है ये रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जल मार्ग, ठीक है। अब प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। इसको जल मार्ग का उपयोग क्या ज़्यादा होता था, लेकिन इसमें क्या अधिक दूरी, इसमें इससे फायदा क्या होता था? अधिक दूरी में भारी बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। और आज के टाइम पे भी यही है कि जो भारी सामान ले जाना है तो उसके लिए जलमार्ग का ही उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग और एक समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय कैसे होता है कि जैसे एक देश है, अब देश के अंदर नदियां बह रही हैं, ठीक है, कोई नदी ऐसे कोई ऐसे नदियां बह रही हैं। अब एक नदी इस सिटी से ये दूसरे सिटी जाती है। अब यहीं से क्या किया? एक नाव चलने लगी, नाव चलने लगी और वो एक शहर से दूसरी जगह पहुंच गई। तो ये देश के अंदर ही हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? अंतर्देशीय जलमार्ग। नाम भी क्या? अंतर, अंदर ही हो रहा है देश के, देशीय, देश के अंदर। दूसरा समुद्री। अब समुद्र तो कहाँ होते हैं? जैसे एक ये देश है तो यहाँ पर समुद्र होते हैं, देश के बाहर, देश के अंदर तो समुद्र होंगे नहीं। और फिर उसके बाद में इस समुद्र के बाद में
क्या होता है, दूसरा समुद्र पड़ता है, सॉरी दूसरा देश, तो इस देश से दूसरे देश तक समुद्र पार करके जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं समुद्री मार्ग। ठीक है। नाव, नदियां एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। ठीक, नदियों वगैरह अंतर्देशीय के लिए। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है, अफ्रीका में नील नदी तंत्र है। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। तो समुद्री और व्यापार महासागरीय मार्ग का उपयोग किस लिए करते हैं, माल को, कोई जो सामान है उसे एक देश से दूसरे देश तक ले जाने के लिए। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। कौन से समुद्री मार्ग किससे जुड़े होते हैं, बंदरगाह से, पतनों से। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है यानी बंदरगाह, एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो है, अफ्रीका में डरबन, केपटाउन है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, यूरोप में लंदन है। ठीक है, ये क्या कुछ इंपोर्टेंट आपके बंदरगाहों के नाम दिए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपका वायु मार्ग। वायु मार्ग के अंतर्गत क्या होता है, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 20वीं सदी के आरंभ में स्टार्ट हुआ वायु मार्ग, और ये क्या है, सबसे तीव्र है। तीव्र मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या है, ये आसानी से पहुंच जाता है, बहुत जल्दी पहुंचता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा है। जितने भी जो है परिवहन के साधन है उनमें सबसे महंगा कौन सा होता है, वायु मार्ग। वायु यातायात, खराब मौसम होगा या कोहरे वगैरह जैसा तूफान, इसके कारण क्या होता है, ये प्रभावित। इस तरीके के मौसम में जो है वायुयान का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। जे चाहे जैसे मतलब स्थान हो, दुर्गम स्थान जहाँ पर सड़कें नहीं बचाई जा सकती, रेलगाड़ी नहीं पहुंच सकती, जलयान नहीं पहुंच सकते, वहां पर क्या आपके ये वायुयान पहुंच सकते हैं। ठीक है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाई बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। जैसे आप देखते हो कि कहीं पर बाढ़ आती है तो वहां पर गाड़ियों के थ्रू तो सामान को पहुंचाया नहीं जाता है, हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचते हैं। किसी प्रकार से कहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर गाड़ियों से या रेलगाड़ी से सहायता नहीं पहुंचती, किससे पहुंचती है, हेलीकॉप्टर के थ्रू ही पहुंचती है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन, मतलब कि आपके हवाई अड्डे हैं वो कौन से, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरा। ठीक है। नेक्स्ट दिया है इसके बाद में संचार। तो अभी वायुयान के बारे बारे में पढ़ रहे थे आप, क्या है संचार। तो संचार है, तो संचार में देखेंगे तो संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। जैसे मैं अपनी जो जानकारी आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ, ये भी क्या है, एक संचार का माध्यम है। अब ये आपके पास किस तरह से पहुंच रही है, वो क्या हो गया, संचार का माध्यम। ठीक है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। ठीक है। ऐसा कैसे हुआ है कि जैसे जो प्रारंभ में जो संचार था, तो ये प्रारंभिक मानव दिए हैं, आदि मानव, वो संचार कैसे करते थे, एक दूसरे से बात करके बस। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग क्या करते थे, ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करते थे और उन लोगों को सूचनाएं बताते थे, या फिर कबूतर वगैरह का यूज किया, पक्षियों का, और जो जानकारी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो ये विकास हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, डाकघर का उपयोग करने लगे, पत्रों का, एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना है तो पत्र का यूज करने लगे, वो भी डाकिए के द्वारा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूज़पेपर आने लगे इस तरीके से। और आज के समय में क्या है कि बहुत से साधन है संचार के, जैसे कि क्या है, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, ठीक, टीवी के माध्यम से कर सकते हैं, और सेटेलाइट है, सेटेलाइट क्या करती है, मोबाइल वगैरह कॉल होती है तो उसमें हेल्प करती है। ठीक है। तो इसमें दिया है संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना क्रांति मतलब क्या है, इससे क्या है, सूचना भी मिलती है, जैसे अखबार आपके पास आता है
तो उससे आपको सूचना मिल जाती है कि कहाँ पर किस प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं। टीवी पर आप देख सकते हो या नेट में देख सकते हो आप, ठीक है? सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। और सूचना जो मिलती है उस वो अलग-अलग माध्यमों से मिलती है। जैसे क्या है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। अब जो संचार करने के जो तरीके होते हैं वो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है जैसे आपको कोई जानकारी पहुँचाना है अपने दोस्त को, तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि उस जो जानकारी पहुँचानी है वो जानकारी आप न्यूज़पेपर में छाप दोगे। तो न्यूज़पेपर में जो छापते हो तो उससे तो क्या है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है सूचना पहुँचती है। लेकिन आपको जो पर्सनली पहुँचाना है तो वो क्या करोगे आप टेलीफ़ोन करके उससे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो उसे। तो ये 2 तरीके के क्या होते हैं आपके संचार होते हैं। एक व्यक्तिगत होता है और एक सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक में कैसे कि जैसे टीवी पर कोई ऐड आया तो सभी लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन आपको क्या करना है अपने फ्रेंड को कोई बात बतानी है तो टीवी पे ऐड थोड़ी करोगे आप उसे, ठीक है? तो केवल किसी व्यक्ति को पर्सनली बताना है तो वो आपका क्या हो गया व्यक्तिगत संचार। सभी लोगों को बताना है वो कैसा हो जाएगा आपका सार्वजनिक संचार हो जाएगा, ठीक है? आज के समय में क्या है घर बैठे जैसे रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल इन सब के क्या टिकट हम बुक कर सकते हैं घर बैठ के ही, ठीक है? संपूर्ण विश्व में इस प्रकार से लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं, ठीक है? ये संचार व्यवस्था होने की वजह से ही क्या है हमारा जो विश्व है वो क्या होता जा रहा है एक घर बनता जा रहा है, ठीक है? जिसमें सभी लोग क्या है एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है?